नमस्कार। आज हम भारतीय कानून से जुड़े दो अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जी। एक तो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब बीसीआई का एक बड़ा फैसला लॉ कॉलेजों को लेकर। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का एक क्लैरिफिकेशन मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन में गोपनीयता पर। हाँ, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। एक लीगल एजुकेशन के स्ट्रक्चर से जुड़ा है और दूसरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। तो चलिए पहले बीसीआई वाले फैसले को ही देखते हैं। ये जो 3 साल की रोक लगा दी है नए लॉ कॉलेजेस पर, ये क्यों, क्या चल रहा है? देखिए, बीसीआई की जो चिंता है वो काफी साफ है। उनको लग रहा था कि देश में जैसे लॉ कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई है। अच्छा। हाँ, और उनमें से कई की क्वालिटी मतलब वो स्टैंडर्ड की नहीं है, तो इसे वो घटिया संस्थानों का अनियंत्रित बढ़ना कह रहे हैं। उनका फोकस अब है क्वालिटी पर, ना कि सिर्फ नंबर बढ़ाने पर। और ये जो पूरा लीगल एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, उसे भी रोकना चाहते हैं। और हाँ, अच्छे टीचर्स की कमी का मसला तो है ही। अच्छा, तो ये सिर्फ नए कॉलेजों के लिए है या जो पहले से चल रहे हैं उन पर भी कुछ असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। सिर्फ नए पर रोक नहीं है, जो मौजूदा कॉलेज है ना, उनकी भी अब बारीकी से जांच होगी इन 3 सालों में। ओह, मतलब इंस्पेक्शन वगैरह। बिल्कुल। और बीसीआई के पास ये पावर होगी कि अगर कोई कॉलेज स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं करता तो उसे बंद कर दे या मान्यता रद्द कर दे। अरे बाप रे। जी। और अगर नियम तोड़े तो सोचिए, बीसीआई अप्रूवल वापस ले सकता है, डिग्री की वैल्यू खत्म हो सकती है। और स्टूडेंट्स का क्या होगा फिर? वही तो, वो छात्र फिर वकील बनने के लिए रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, मतलब एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 के तहत। और कॉलेज पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो काफी सख्त कदम लग रहा है। अच्छा, क्या इसमें कोई छूट भी है? मतलब हो सकता है कहीं सच में जरूरत हो नए कॉलेज की? हाँ, कुछ छूट दी गई हैं, जैसे अगर कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट है पिछड़े वर्गों के लिए या SC/ST समुदाय के लिए, ठीक है, या फिर बहुत दूर दराज के इलाके, आदिवासी इलाके हैं, या विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई खास कोर्स है। हाँ, सरकारी यूनिवर्सिटीज के प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है। लेकिन एक बड़ी शर्त है। क्या शर्त? कि उनके पास पहले से ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी होनी चाहिए। मतलब बिल्डिंग, लाइब्रेरी, टीचर्स सब टॉप क्लास। ऐसा नहीं कि बस प्रस्ताव दे दिया, क्वालिटी चेक तो होगा ही। समझ गई, मतलब छूट भी सोच समझ कर ही मिलेगी। हाँ। अच्छा, तो ये तो हुई लीगल एजुकेशन की बात। अब जरा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आते हैं, कमल गुप्ता बनाम मेसर्स LR बिल्डर्स वाला मामला। हाँ, ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई से जुड़ा है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता पर जोर। गोपनीयता कैसे? कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सिर्फ वो लोग मौजूद रह सकते हैं जिन्होंने उस एग्रीमेंट पर साइन किया है। अच्छा, मतलब सिर्फ पार्टीज? हाँ, कोई तीसरा बंदा जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो वहां नहीं बैठ सकता, भले ही वो सिर्फ देखने क्यों ना चाहे। अरे, पर क्यों? मतलब अगर कोई सिर्फ प्रक्रिया समझना चाहता हो, ऐसा तो होता है कई बार। हाँ, लगता तो है कि क्या हर्ज है, पर कोर्ट ने इसके पीछे 2 मुख्य कारण दिए हैं। पहला, जो भी आर्बिट्रेशन का फैसला आएगा यानी अवार्ड, वो उस बाहरी व्यक्ति पर तो लागू होगा नहीं। सही बात है। तो उसकी वहां मौजूदगी का कोई लीगल बेसिस ही नहीं है। और दूसरा कारण, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कानून। कानून कौन सा? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 42A। वो कहता है कि आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, अवार्ड, सब कुछ गोपनीय रखना होगा। अच्छा, ये तो कानून ने ही लिखा है। जी हाँ, तो अगर बाहरी लोगों को आने देंगे तो ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन हुआ ना। कोर्ट ने इसी बात पे जोर दिया, पार्टीज, आर्बिट्रेटर, इंस्टीट्यूशन, सबको ये गोपनीयता बनाए रखनी है। बात तो सही है। आर्बिट्रेशन का तो एक बेसिस ही यही होता है कि मामले प्राइवेट रहें। बिल्कुल, ताकि पार्टीज खुलकर बात कर सकें, अपनी सेंसिटिव बिजनेस जानकारी शेयर कर सकें बिना किसी डर के। अच्छा, इसी केस में कोर्ट ने हाई कोर्ट के रोल पर भी कुछ कहा था, जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है उसके बाद? हाँ, वो भी एक अहम पॉइंट है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब हाई कोर्ट सेक्शन 11(6) के तहत आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देता है, तो उस नियुक्ति के मामले में कोर्ट का काम वहीं खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मतलब उसे कहते हैं फंक्टस ऑफिशियो, लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि उस खास काम के लिए उनका अधिकार या ड्यूटी पूरी हो गई। ओह, फंक्टस ऑफिशियो, समझी। हाँ, तो एक बार आर्बिट्रेटर नियुक्त हो गया तो हाई कोर्ट फिर उसी मामले में चल रही आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में और दखल नहीं दे सकता, कोई और निर्देश नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि एक्ट का सेक्शन 5 अदालती दखलंदाजी को रोकता है। आर्बिट्रेशन का मकसद यही है कि मामले जल्दी और कोर्ट के बाहर सुलझें। बार बार कोर्ट का दखल होगा तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन दोनों डेवलपमेंट्स को साथ देखें,
बीसीआई का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग, तो क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? देखिए, एक तरफ तो लीगल एजुकेशन में क्वालिटी कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश है, नियमों को सख्त किया जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ आर्बिट्रेशन जैसी प्रक्रिया की जो मूल भावना है, जैसे गोपनीयता, उसे और मजबूत किया जा रहा है, उसकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यानी दोनों ही मामलों में एक तरह से सिस्टम को टाइट करने और स्टैंडर्ड्स पर जोर देने की बात है। बिल्कुल, बीसीआई का कदम लीगल प्रोफेशन की बुनियाद को ठीक करने की तरफ है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अहम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रभावी बनाए रखने के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बीसीआई का इरादा तो नेक है, क्वालिटी सुधारना, पर ये जो 3 साल की रोक है, क्या इसका अनजाने में ये असर हो सकता है कि कुछ ऐसे इलाके जहाँ शायद भविष्य में अच्छे वकीलों की वाकई ज़रूरत पड़े, वहाँ तक लीगल एजुकेशन की पहुँच कम हो जाए? छूट तो है, पर क्या वो काफ़ी होगी? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पर विचार करना जरूरी है। देखना होगा कि ये रोक लॉन्ग टर्म में एक्सेस को कैसे प्रभावित करती है। संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। बिल्कुल, इस पर आगे भी नज़र रखनी होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।